नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर, जहां बांग्लादेश में आईएसआई की सक्रियता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 महीने में अल्पसंख्यकों पर 133 हमले किए गए। ऐसे में हिंदू, बौद्ध, ईसाई समुदाय निशाने पर है। ढाका की चुप्पी ने चिंता लगातार बढ़ा दी है। कट्टरपंथी नेटवर्क और फंडिंग पर शक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के खिलाफ नए मोर्चे की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा अब केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गई, बल्कि इसको लेकर अब कट्टरपंथी नेटवर्क और फंडिंग पर भी शक साफ झलक रहा है। बल्कि इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े होने के शक जताए जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। साल 2026 के शुरुआती 3 महीनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 133 हमलों ने पूरे दक्षिण एशियाई की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर बांग्लादेश के सुरक्षा एक्सपर्ट्स और विश्लेषक दबी जुबान में आईएसआई की भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। आरोप है कि पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क फंडिंग, दुष्प्रचार और कट्टरपंथी संगठनों के जरिए बांग्लादेश में कृत्रिम अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि छोटी घटनाएं अचानक बड़े सांप्रदायिक दंगों में बदल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खुफिया सूचनाएं साझा करने की तैयारी भी चल रही है, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत के पूर्वी मोर्चे पर दबाव बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए बांग्लादेश को अस्थिर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा भारत से लगती है और बंगाल की खाड़ी तक इसकी रणनीतिक पहुंच इसे बेहद अहम बनाती है। ऐसे में अगर कट्टरपंथी नेटवर्क मजबूत होते हैं तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ढाका सरकार इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से क्यों बच रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी अब सरकार की नरमी के बीच बांग्लादेश के अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि ढाका इस खतरे को सिर्फ स्थानीय हिंसा मानेगा या राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा संकट ये लगातार बनता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई समुदाय निशाने पर है। चलिए, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल प्रोफेसर करोड़ी सिंह, विदेश मामलों के जानकार, इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। करोड़ी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में तनाव बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आईएसआई की सक्रियता पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है, बांग्लादेश में जिस तरीके से हसीना की सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला, तो जो विरोध में आंदोलन था उसमें अलग अलग तरह की शक्तियां थी। कट्टरपंथी भी थी, उदारवादी भी थी और कुछ प्रजातांत्रिक शक्तियां थी। उन सब ने मिलके हसीना को हटा दिया और ये मान के उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि इंडिया बांग्लादेश में इंटरफेरेंस कर रहा है और हसीना का इंडिया सपोर्ट कर रहा है। और जब हसीना भारत आ गई तो उनकी इस विचार को थोड़ा बल मिल गया। फिर जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई तो इन्हीं शक्तियों का प्रभाव रहा और हम सब मान के चल रहे थे कि अगर कोई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है, प्रजातांत्रिक सरकार आती है और जिसमें हमने पहले एंटीसिपेट भी कर लिया था कि कट्टरपंथी हैं वो सत्ता में नहीं आएंगे, बीएनपी सत्ता में आएगी और वही परिणाम निकला। तो हम मान के चल रहे थे कि अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो उदार रहेगी और भारत के साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे सुधारेगी, मधुर रिश्ते करेंगे। क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों पे से प्रत्यक्ष रूप से माइनॉरिटीज पे असर पड़ता है। क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके भारत से रिश्ते हैं, वो भारत के बहुत नजदीक है। इस तरह का वहां एक माहौल बनाया गया कट्टरपंथियों ने। और सत्ता के आने के बाद में प्रजातांत्रिक एक सरकार बन गई तो 1 महीने तक हम ये मान के चल रहे थे कि बांग्लादेश के भारत के साथ रिश्ते मधुर होंगे। वो इसलिए मान के चल रहे थे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गहराई है उसको कोई नहीं मिटा सकता, चाहे किसी की भी सरकार हो। दूसरा यह है कि भारत हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाता है। यहाँ बड़े भाई का अर्थ ये नहीं है कि बिग ब्रदर, ये एल्डर ब्रदर के लिए है, क्योंकि भाषा में बहुत अंतर हो जाता है।
तो बहुत सी ये कट्टरपंथी शक्तियां हैं, वो ये कहते हैं इंडिया तो बिग ब्रदर की तरह से है, तो बिग ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर की भूमिका भारत निभाता रहा। लेकिन वो जब कट्टरपंथी शक्तियां हार गई, बांग्लादेश के आवाम ने समर्थन नहीं किया, तो उनमें आपस में भी मनमुटाव शुरू हो गया। और जब सत्ता उनके हाथ में नहीं रही, तो वो अब फिर से वहां भारत के विरुद्ध माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पहले कट्टरपंथी मान के चल रहे थे कि उनको सत्ता मिल जाएगी, सत्ता नहीं मिली, तो अब वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। सरकार की मिली भगत कितनी है ये नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से वो कट्टरपंथी हैं, उनको थोड़ा बल मिल गया, उनको कुछ समर्थन मिल गया था, और उसमें समर्थन मिला है, उसमें ज्यादातर विद्यार्थी हैं, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि बांग्लादेश में देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है, उसका अंग्रेजों के जमाने से ही हर आंदोलन में हिस्सेदारी रही है। भारत की दूसरी यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजों के टाइम नहीं था, लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी वहां की राजनीति का, उस समय बंगाल था, यूनाइटेड बंगाल राजनीति का केंद्र रही है। अब जो स्थिति बन रही है वो ये है कि हम ये सोच रहे थे, हमारा यही एंटिसिपेशन था कि अपने पड़ोसी देशों में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें अगर कोई सरकार बदलती है, नया नेता आता है, तो वो पहली यात्रा भारत को चुनता है। और हम ये मान के चल रहे थे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत की यात्रा करेंगे और ढाका और न्यू दिल्ली के बीच में एक अच्छी समझ विकसित होगी। लेकिन अब उससे उल्टा होता लग रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री चीन जाके आ गए। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपनी पहली विजिट चीन की तय कर रहे हैं, और उसके साथ चीन के कुछ प्रोजेक्ट भी बांग्लादेश पे ला रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की तीस्ता रिवर और कई बहुत से प्रोजेक्ट हैं। तो एक तरफ तो चीन है जो अपना तरीके की राजनीति, भारत को एनसर्किल करने की राजनीति है, क्योंकि चीन अपना काम करेगा, क्योंकि उनके व्यवहार पे अपना नियंत्रण नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां बांग्लादेश की विजिट करने का ऐसा कह रहे हैं कि बांग्लादेश का विजिट करेंगे वो, और हो सकता है मुनीर भी ऐसा कह रहे हैं कि वहां के फील्ड मार्शल भी जाएंगे। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, और वो ये चाहते हैं कि भारत के पड़ोस में एक अस्थिरता हो, राजनीतिक अस्थिरता हो, क्योंकि जब माइनॉरिटीज पे अत्याचार होता है तो बांग्लादेश में आंदोलन चलेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो राजनीतिक अस्थायित्व होगा तो उनको और ज्यादा गहराई मिलेगी, और चीन और पाकिस्तान को, भारत के लिए वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्ट है, उसमें एक तरफ चीन है, एक तरफ म्यांमार है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और ये तीनों से घिरा हुआ है हमारा नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का डेमोग्राफिक कंपोजिशन है और जिस तरह का इतिहास है उनका आंदोलन का, और हिंसा का भी कुछ सीमा तक इतिहास रहा है, तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि म्यांमार में तो ऑलरेडी सैन्य शासन है और चीन अपने इरादे रखता है। तो बांग्लादेश को साथ लेके वो ये चाहते हैं कि भारत को पे दबाव बनाया जाए। तो इसमें केवल ये माइनॉरिटीज पे अत्याचार तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत ही गहरी राजनीति है, राजनीतिक हित है अलग अलग शक्तियों के, तो वो ये भारत पे दबाव बनाना चाहते हैं। अब इसको कूटनीतिक तरीके से कैसे साइडलाइन किया जाए और कैसे पैसिफाई किया जाए, ये बांग्लादेश की सरकार और भारत की सरकार की कूटनीति पे निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश सरकार इतना चाहेगी कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा स्पेस दे, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उससे लग रहा है कि कुछ चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक ऐसा ट्रायंगल बनता सा लग रहा है। वो बनेगा नहीं बनेगा कह नहीं सकते, क्योंकि चीन की जिस तरह की एक शांत तरीके की कूटनीति होती है, उन्होंने देखिए सऊदी और ईरान को से दोस्ती करवाई, पैलेस्टाइन के 14 ग्रुप थे उनसे दोस्ती कराई, उन्होंने ये भी प्रयास किया कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दोस्ती करवाने का प्रयास किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के नेताओं को चीन बुला चुके थे। तो इस तरह का चीन की भूमिका है, उसको लेके भी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो ये केवल आंतरिक मामला नहीं है, केवल ये नहीं है कि ये कोई हिंसा की गतिविधि है, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, यहाँ तक सीमित नहीं है।
तो इसको व्यापक संदर्भ में देख के हमारी कूटनीति का हमें मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से बांग्लादेश सरकार को कन्विंस किया जा सकता है कि आप एक तो देखिए जो विदेशी हित हैं वो न बांग्लादेश के हित में है, उनका इन्वॉल्वमेंट होना न भारत के हित में है, दोनों देशों के हित में नहीं है। दूसरा यह है कि माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ये बांग्लादेश में राजनीतिक स्थायित्व लाना चाहते हैं, भारत का तो नुकसान है ही, और स्वाभाविक रूप से अल्पसंख्यक में ज्यादातर हिंदू हैं, तो वो हिंदुस्तान की तरफ एक अपना नजर रखते हैं कि भाई हिंदुस्तान तो हमें मदद करेगा कूटनीतिक दृष्टि से। वो ये नहीं सोचते कि भाई हिंदुस्तान कोई वहां हस्तक्षेप करे, अपनी सेना भेजे, ऐसा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो भारत एक शांतिपूर्ण तरीके से, कूटनीतिक तरीके से हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करे। तो मुझे लगता है कि जो ये शक्तियां हैं जो कट्टरपंथी वो कर रहे हैं यह, और बांग्लादेश की सरकार उन पे नियंत्रण नहीं कर पा रही है, और उसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं, कुछ घरेलू कारण भी हैं। जी जी ठीक है। लगातार जिस तरह से बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं को पर पर्याप्त कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या इसका जो है भारत के रणनीतिक क्षेत्र में आपने बताया क्या कुछ प्रभाव हो सकता है, तो क्या इसमें अब फिलहाल भारत को क्या कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है, भारत का क्या कुछ स्टेप होना चाहिए इसमें? देखिए ये बांग्लादेश और भारत दोनों के हित में है, क्योंकि बांग्लादेश की भारत पे निर्भरता ज्यादा है, भारत की बांग्लादेश पे निर्भरता नहीं है, बांग्लादेश की निर्भरता है। आज भी बांग्लादेश के लोग यहाँ इलाज के लिए यहाँ भारत आते हैं, वो चीन नहीं जाते हैं, पाकिस्तान नहीं जाते हैं, वो ये मान के चलते हैं क्योंकि बांग्लादेश का आवाम है वो भारत विरोधी उतना नहीं है। ये तो कुछ शक्तियां हैं, विशेष रूप से कट्टरपंथी जिसको हम जमाते वाले कहते हैं, उसमें पाकिस्तान की आईएसआई ने कुछ इनरोड बना लिया लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बांग्लादेश का आवाम इतना भारत विरोधी नहीं है। जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं तो उस समय अलग अलग तरीके के नारे दिए जाते हैं, उनका कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल बांग्लादेश ये मान के चलते हैं, वहां के लोग ये मान के चलते हैं कि भारत के साथ हमारे जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं, और भारत के साथ अगर बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे होते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, भारत बांग्लादेश में एक शांति का वातावरण भी बनेगा। तो बांग्लादेश को ये समझना चाहिए, भारत को ये प्रयास करना चाहिए कि कूटनीति को थोड़ा सा रिवार्म करे, और रिवार्म करके बांग्लादेश की जो सरकार है उसके साथ अपना जो संपर्क है उसको और गहरा बनाए, और उनको कन्विंस करे कि देखिए हमारे से ज्यादा आपके स्थायित्व से आपको फायदा है। क्यों बांग्लादेश में राजनीतिक स्थायित्व होता है तो भारत के पड़ोसी राज्यों पे असर पड़ता है, वहां अल्पसंख्यकों पे असर पड़ता है, ये तो होता ही है, लेकिन वहां की स्वयं की राजनीति है, वहां की सरकार है, वो अस्थायित्व की तरफ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है बांग्लादेश की सरकार के साथ वो करना चाहिए, जो इंटेलिजेंस और इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो बांग्लादेश की सरकार